नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा प्रारंभ की गई नई पहल के तहत ज्ञान सुधा चैनल के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्वालिटी बेस्ड मटेरियल उपलब्ध करवाने की जो आयुक्त महोदय ने पहल की है, उसके अंतर्गत मैं डॉक्टर एम.आर. सिंघारिया, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर, राष्ट्रीय आय की अवधारणा एवं माप पर अपना वीडियो प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। राष्ट्रीय आय की अवधारणा पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का कंसेप्ट क्या है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या है, राष्ट्रीय आय का विभिन्न अंगों के साथ क्या संबंध है और राष्ट्रीय आय में कौन कौन से घटक शामिल किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती है। और इस पर कई प्रकार के सवाल इसके मापन को लेकर के और इसकी अवधारणा को लेकर के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले राष्ट्रीय आय की अवधारणा के बारे में देखेंगे। किसी भी अर्थव्यवस्था की प्रगति का माप उसमें उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य से लगाया जाता है और राष्ट्रीय आय ही वह घटक है जिसके द्वारा हम दो देशों के बीच में तुलना कर सकते हैं कि कौन सा राष्ट्र ज़्यादा विकसित है और कौन सा राष्ट्र कम विकसित। सैद्धांतिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय के अंदर तीन प्रकार के माप प्रचलित है। एक, सकल राष्ट्रीय उत्पादन, दूसरा सकल राष्ट्रीय आय और तीसरा सकल राष्ट्रीय खर्च, ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर। ये तीनों अवधारणाएं एक तरीके से एक वृत्ताकार प्रवाह का रूप में होती है और तीनों एक दूसरे में समानिका के रूप में होती है। सबसे पहले सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति क्या है? एक वर्ष की समय अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के योग के बराबर होता है। एक निश्चित समयावधि होती है, उसमें जो एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सभी वस्तुएं और सेवाएं जिनका उत्पादन होता है उसे इसके अंदर शामिल किया जाता है। प्रतिवर्ष देश में कई प्रकार की सेवाएं जैसे कि गेहूं, कपड़ा, कार इत्यादि वस्तुओं का उत्पादन होता है तथा कई प्रकार की सेवाएं जैसे कि धोबी है, कर्मचारी है, होटल व्यवसायी, डॉक्टर, चिकित्सक, टीचर, प्रोफेसर इत्यादि सभी प्रकार की सेवाएं इसके अंदर शामिल की जाती हैं। इन सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार भाव से जो योग किया जाता है, इसमें केवल अंतिम वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है ताकि दोहरी वस्तु की गणना या किसी भी वस्तु या सेवा की दोहरी गणना हो। अंतिम वस्तु से अभिप्राय जो कि उपभोक्ता के हाथों में पहुंचती है उपभोग के लिए, वह अंतिम वस्तु होती है। सकल राष्ट्रीय आय। सकल राष्ट्रीय आय सकल राष्ट्रीय उत्पादन से प्राप्त समस्त आमदनी को उत्पादन के विभिन्न साधनों, उत्पादन के 5 साधन हैं, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। इन पांचों साधनों को जो पारितोषिक के रूप में दिया जाता है, जैसे कि श्रम को मजदूरी, पूंजी के बदले में ब्याज दिया जाता है, भूमि को लगान दिया जाता है, साहसी को लाभ मिलता है और संगठन को वेतन दिया जाता है। तो इन उत्पादन के पांचों साधनों को जो वितरण किया जाता है उसका योग सकल राष्ट्रीय आय कहलाता है। उत्पादन के साधनों को दिए गए पारितोषिक का योग सकल राष्ट्रीय आय कहलाता है। ये आय प्रवाह को व्यक्त करता है। इसका जो फॉर्मूला होगा नट सेल के अंदर वो इस प्रकार से है, GNI बराबर वेजेज प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस सैलरीज। ये फॉर्मूले के रूप में हम ट्रिक्स के रूप में इसको याद कर सकते हैं।
इसमें राष्ट्रीय आय में से फर्मों द्वारा रोके गए मुनाफे तथा प्रत्यक्ष कर को घटाने के पश्चात प्राप्त राशि को खर्च योग्य आय कहा जाता है। यानी राष्ट्रीय आय से खर्च योग्य आय किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, वह इस प्रकार से है कि राष्ट्रीय आय में जो अविकृत लाभ होते हैं वो घटा दिए जाते हैं और प्रत्यक्ष कर, क्योंकि व्यक्ति को कर पहले चुकाना पड़ता है, उसके बाद ही वह राशि को खर्च कर सकता है। सकल राष्ट्रीय व्यय, इसमें उपभोक्ताओं द्वारा समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च की गई राशि का योग किया जाता है। खर्च की राशि जो है उसमें सबसे पहले उपभोग पर व्यक्ति खर्च करता है और जो उपभोग खर्च हो जाता है उसके पश्चात जो बचत करता है वो निवेश के रूप में वह कहीं न कहीं जमा कराता है। फिर सरकारी खर्च होता है, इसके अंदर सरकार अपने कल्याणकारी उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए अपने नागरिकों को कुछ सुविधाएं प्रदान करती है, वह सरकारी खर्च कहलाता है। तब निर्यात से प्राप्त आय, किसी भी सरकार के द्वारा कुछ वस्तुओं को निर्यात किया जाता है, बाहर विदेशों में बिकने के लिए बेचा जाता है तथा कुछ वस्तुएं आयात की जाती है, तो निर्यात आय में से आयात के भुगतान को घटा करके शुद्ध निर्यात को इसमें जोड़ दिया जाता है। यानी GNE बराबर C कंजप्शन, I इन्वेस्टमेंट प्लस G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस X माइनस M, ये इसका शॉर्टकट है। GNE बराबर C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, X यहाँ पे निर्यात है और M यहाँ पर आयात। अब राष्ट्रीय आय की परिभाषा को समझे बिना राष्ट्रीय आय के मापन को हम सही तरीके से नहीं समझ सकते। इसके लिए हमको राष्ट्रीय आय के 3 अलग अलग दृष्टिकोण हैं, उन तीनों अलग अलग दृष्टिकोणों से राष्ट्रीय आय की परिभाषा को समझना पड़ेगा। सबसे पहली परिभाषा मार्शल ने दी है। उनके अनुसार किसी देश की पूंजी और श्रम का उसके प्राकृतिक संसाधनों पर प्रयोग करने से प्रतिवर्ष वस्तुओं का जो शुद्ध उत्पादन होता है, जिसमें भौतिक एवं अभौतिक पदार्थ तथा सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित होती है, इसमें विदेशी निवेश से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय को भी शामिल किया जाता है। यानी उस देश की पूंजी एवं श्रम का उस देश के प्राकृतिक संसाधनों पर उपयोग करने से प्रतिवर्ष जो शुद्ध उत्पादन होता है वह राष्ट्रीय आय कहलाता है मार्शल के अनुसार, और इसके अंदर भौतिक अभौतिक वस्तुएं एवं सेवाएं सभी शामिल की जाती हैं तथा इसमें विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय को भी शामिल किया जाता है। यानी यहाँ के नागरिक जो विदेश में रह करके उत्पादन करते हैं वो, और विदेशी नागरिक जो कि यहाँ रह करके उत्पादन करते हैं वो, उसमें से देश के नागरिकों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसमें विदेशी नागरिकों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसको घटा दिया जाता है। तो हमारे देश के नागरिकों के द्वारा जो उत्पादन होता है वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। इस परिभाषा के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कुल उत्पत्ति में से कच्चे माल पर किए गए व्यय तथा मशीनों की घिसावट को घटा दिया जाता है। कच्चे माल पर जो व्यय किया जाता है वह तथा मशीनों की घिसावट जो होती है उसको घटा दिया जाता है। यह परिभाषा विस्तृत एवं उत्पादन केंद्रित परिभाषा है। ये परिभाषा विस्तृत है, क्यों? क्योंकि ये उत्पादन दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए परिभाषा निर्मित हुई है और सभी प्रकार का उत्पादन, सभी प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं इसके अंदर सम्मिलित हो जाती है, इसलिए इसको विस्तृत परिभाषा कहते हैं। क्योंकि उत्पादन केंद्रित परिभाषा है, इसलिए ये इसमें सभी वस्तुओं के उत्पादन के मूल्य को इसमें जोड़ा जाता है। मौद्रिक परिभाषा, ये परिभाषा प्रोफेसर पिगू ने दी थी और प्रोफेसर पिगू के अनुसार राष्ट्रीय आय सकल राष्ट्रीय उत्पादन का वह हिस्सा है जिसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के अंदर मापा जा सकता है, यानी जिसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। केवल वे ही लेन देन इसके अंदर शामिल होते हैं जिनका कि मुद्रा के अंदर आदान प्रदान होता है। पिगू की इस परिभाषा में उन सेवाओं को ही शामिल किया जाता है जिन्हें वास्तव में मुद्रा के अंदर क्रय किया जा सके या विक्रय किया जा सके। राष्ट्रीय लाभांश को मापने की कठिनाइयों से मुक्त है यह परिभाषा, किंतु काफी संकुचित परिभाषा है। क्यों? क्योंकि भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कई लेन देन ऐसे होते हैं जिनका कि क्रय विक्रय या मौद्रिक लेन देन से मुक्त होते हैं, जैसे कि गृहिणी की सेवाएं और नौकरानी की सेवाएं। गृहिणी वही सेवाएं देती है, भोजन बनाना और साफ सफाई का कार्य करना, लेकिन वही सेवाएं अगर
नौकरानी के द्वारा दी जाती है, तो चूंकि नौकरानी के द्वारा जो सेवाएं दी जाती है उसका भुगतान किया जाता है तो वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा होगा। लेकिन गृहिणी के द्वारा जो सेवाएं दी जाती है उसका किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होता है, इसलिए वह राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है। कल्याणवादी परिभाषा। अमेरिकन अर्थशास्त्री प्रोफेसर इरविंग फिशर ने उपभोग केंद्रित एवं कल्याणवादी परिभाषा दी। उनके अनुसार राष्ट्रीय लाभांश अथवा राष्ट्रीय आय में केवल वही सेवाएं सम्मिलित हो सकती है जो अंतिम रूप से उपभोक्ताओं को भौतिक एवं मानवीय वातावरण के अंदर प्राप्त होती है। फिशर का मुख्य ध्यान यह था कि उत्पादन करने से व्यक्ति का कल्याण नहीं होता है। उत्पादन करके अगर कारखानों के अंदर पड़ा है तो उससे व्यक्ति का कल्याण संभव नहीं होता है। उत्पादन वह जो कि लोगों के उपभोग के अंदर काम में आता हो, यानी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के अंदर उसका उपयोग किया जाता हो, तो वह उत्पादन जो है कल्याणवादी होगा और उससे लोगों को फायदा पहुंचेगा। इस परिभाषा के अनुसार राष्ट्रीय आय की माप करना काफी कठिन कार्य है, क्योंकि उत्पादन के कितने हिस्से का उपभोग किया है उसका निर्धारण करना काफी कठिन होता है। जैसे कि कई टिकाऊ वस्तुएं होती है जिनकी लंबी अवधि के लिए हो सकता है या आकस्मिक रूप से नष्ट भी हो सकता है। एक जैसे ट्रैक्टर का निर्माण हुआ है तो ट्रैक्टर 10 साल भी चल सकता है, और ट्रैक्टर 1 साल चला और उसके बाद एक्सीडेंट हो गया तो वो नष्ट भी हो सकता है। इसी प्रकार से कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका आंशिक रूप से उपभोग किया जाता है, और एक जैसे कि एक एप्पल लिया आपने, आधा खा लिया आधा रख दिया, तो इसका मापन करना बहुत कठिन हो जाता है कि कितना उपभोग हुआ है और उस उपभोग का मापन करना। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी टिकाऊ वस्तु का उपयोग करके उसका विक्रय कर सकता है तो ऐसे में ये निर्धारण करना कि उस वस्तु का कितना उपभोग प्रथम उपभोक्ता ने किया है तथा कितना उपभोग दूसरे उपभोक्ता ने किया है। यानी एक ट्रैक्टर खरीदा गया है और ट्रैक्टर 10 साल चल सकता है, एक व्यक्ति ने 2 साल उसका उपभोग किया और उसके बाद में उसको बेच दिया, तो 2 साल में उसने उसका कितना उपभोग किया है और बाद में वो 2 साल चलता है, 4 साल चलता है, तो बाद शेष कितना उपभोग रहेगा। तो ऐसी स्थिति में इसका मापन करना बहुत ही कठिन कार्य है। अब ये जो 3 परिभाषाएं हैं, मार्शल की, पिगू की और इरविंग फिशर की, इन तीनों परिभाषाओं में से श्रेष्ठ परिभाषा कौन सी है? क्योंकि अर्थशास्त्र का आदि एवं अंत उपभोग है और चूंकि उपभोग केंद्रित परिभाषा फिशर की परिभाषा है, इसलिए मार्शल एवं पिगू की परिभाषा से उस परिभाषा को श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मानव कल्याण को सर्वोपरि माना गया है। उपभोग से ही कल्याण संभव है, उत्पादन से कल्याण संभव नहीं है, या उत्पादन को मौद्रिक रूप में मापने या न मापने से कल्याण का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि कल्याण उपभोग से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसी उपभोग केंद्रित परिभाषा को सर्वश्रेष्ठ परिभाषा कहा जाता है। हालांकि इसका लेखा जोखा रखना बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो ये सारी बात जो थी वो नेशनल इनकम के कंसेप्ट के बारे में थी, और इससे राष्ट्रीय आय की परिभाषा, राष्ट्रीय आय के अंदर क्या चीज़ें शामिल होती है और इसका जो स्वरूप होता है उसकी जानकारी हमें मिलती है। अब हम सीधे जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के सवाल बनते हैं उनके ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम के अंदर जो जीएनपी है वो 2 प्रकार से होती है। एक जीएनपी ऑन प्रोडक्ट साइड होता है और दूसरा जीएनपी ऑन इनकम साइड होता है। देखिए, आईएएस की परीक्षा के अंदर एक सवाल पूछा गया था कि निम्न में से कौन आय विधि द्वारा जीएनपी का हिस्सा नहीं है। तो आपको ये पांचों चीजें याद होना बहुत जरूरी है, और इन पांचों में से 3 चीजें उसके अंदर होगी और एक चीज उसके अंदर नहीं होगी। तो वो आपको बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि ये जो है वो जीएनपी जो इनकम के द्वारा, आय विधि के द्वारा जो जीएनपी मापा जाता है उसका ये घटक नहीं है। तो वो तब होगा जबकि ये पांचों घटक आपको मुस्तैदी से या अच्छे से याद होंगे। इसलिए इन सब चीज़ों को अच्छे से याद करना बहुत जरूरी है। जैसे कि जीएनपी ऑन प्रोडक्ट साइड में अभी हमने देखा था सी प्लस आई प्लस जी और एक्स माइनस एम देखा था। तो सी में जो पर्सनल कंजप्शन होता है उस उपभोग के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है, देखिए उसमें ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज दोनों प्रकार के शामिल हैं। टिकाऊ वस्तुएं और गैर टिकाऊ वस्तुएं और सेवाएं इस पर्सनल कंजप्शन के अंदर शामिल किया जाता है। दूसरा घटक आता है उसका ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, जो कि इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट था। उस इन्वेस्टमेंट में क्या क्या घटक शामिल है,
एक तो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, व्यवसाय के द्वारा जो स्थायी विनियोग किया जाता है उसको शामिल किया जाएगा। स्ट्रक्चर एंड प्रोड्यूसर्स ड्यूरेबल इक्विपमेंट, जो कि टिकाऊ उपकरण जो खरीदता है उपभोक्ता उत्पादक, उसके स्ट्रक्चर के लिए वो भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स, जो उस उद्यम को चलाने के लिए जो व्यवसाय जो रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर खड़ा करता है वो भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। और उसके अंदर चेंजेज इन बिजनेस इन्वेंट्रीज, यानी पहले से उसका बिजनेस 50 लाख का था और वो बढ़ा करके अगर 51 लाख का होता है तो वो 1 लाख रुपया अलग से इन्वेस्टमेंट के अंदर काउंट कर लिया जाएगा। ये देखिए, ये बहुत स्पेसिफिक मदे हैं, इन मदों से सवाल उठते हैं और जो पेपर सेटर होता है वो डायरेक्ट कंसेप्ट में से सवाल उठाता है, कई बने बनाए सवाल को नहीं लेकर के वो फ्रेश सवाल होता है और वो यहाँ से सवाल बनते हैं। तो जो नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होगा उसमें क्या शामिल होगा, एक्सपोर्ट होगा और एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट को घटा दिया जाएगा। फिर आता है गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये नेशनल राष्ट्रीय सरकार के द्वारा काउंट किया जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा परचेज किया जा सकता है और लोकल गवर्नमेंट के द्वारा परचेज किया जा सकता है। देखिए ये तीनों स्तर पर है। सवाल यहाँ पर भी बन सकता है कि सरकारी खरीद में किस संगठन की खरीद को शामिल किया जाएगा, राष्ट्रीय, स्टेट, लोकल और व्यक्तिगत। तो अपना आप ही क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। एक नेचुरल क्वेश्चन जो है वो कहाँ से बन सकता है, इसलिए अर्थशास्त्र के अंदर बहुत ही सवाल रिपीट होता ही नहीं है, हमेशा सवाल नया ही बनता है अगर वो पेपर सेटर थोड़ा सा भी कंसेप्ट पर ध्यान देता है। और ज़्यादातर पेपर सेटर जो है वो कंसेप्ट से सवाल को उठाते हैं। दूसरा कंसेप्ट है जीएनपी बाई टाइप ऑफ इनकम। तो इस आय विधि के द्वारा जीएनपी कैसे गणना की जाती है, उसके अंदर ये है कि द सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्न इन प्रोड्यूसिंग जीएनपी, यानी उत्पादन के साधनों की जो आय होती है वो जीएनपी को प्रोड्यूस करने के अंदर वो कितनी है वो इसके अंदर शामिल की जाएगी। दूसरा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, उसको क्षतिपूर्ति भत्ता कितना दिया गया है ना। और प्रोप्राइटर्स इनकम, व्यवसाय की आय उसके अंदर शामिल की जाएगी। किराए से आय जो प्राप्त हुई है वो उसके अंदर शामिल की जाएगी। और कॉरपोरेट प्रॉफिट जो होगा, निगम का जो लाभ है वो उसके अंदर शामिल किया जाएगा। और नेट इंटरेस्ट यानी शुद्ध ब्याज जो प्राप्त हुआ है वो इसके अंदर शामिल किया जाएगा। तो ये इस प्रकार की मदें जो है वो सब इसके अंदर शामिल की जाएगी। देखिए ये अर्न प्रोड्यूसिंग जीएनपी में वो सारी चीज़ें आ जाएगी, आपके रेंट आ जाएगा इसके अंदर, ब्याज आ जाएगा आपके इसके अंदर, जो कि श्रमिक को पारितोषिक के रूप में प्राप्त होता है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल की जाएगी। उसके बाद में क्षतिपूर्ति भत्ता भी इसके अंदर शामिल है, प्रोप्राइटर्स इनकम इसके अंदर शामिल है, रेंटल इनकम किराए की जो आय होगी वो भी इसके अंदर शामिल होगी, और कॉरपोरेट प्रॉफिट्स इसके अंदर शामिल होगा, और नेट इंटरेस्ट इसके अंदर शामिल होगा। जो सवाल की मैं चर्चा कर रहा था उस सवाल के अंदर इनमें से 2-3 चीज़ें लिखी थी और उसके बाद में मिश्रित आय लिखा गया था, क्योंकि मिश्रित आय जैसा कोई कंसेप्ट इसके अंदर नहीं है। डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड एनएनपी, यहाँ से भी सवाल बनता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में क्या फर्क है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में जो मुख्य फर्क होता है वो होता है पूंजी उपभोग भत्ते का, कैपिटल कंजप्शन अलाउंस का। अब कैपिटल कंजप्शन अलाउंस क्या है? कैपिटल कंजप्शन अलाउंस है डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, इक्विपमेंट एंड रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर, यानी कोई कारखाना है वो उसके अंदर या उपकरण के अंदर या उसका जो आवासीय स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो मूल्यह्रास होता है, अगर बिल्डिंग बनी है तो 1 साल बाद 2 साल बाद उसके अंदर कोई ना कोई डेप्रिसिएशन होगा, मूल्यह्रास होगा। कोई उपकरण खरीदा है तो उस उपकरण का उपभोग करने से उसके कुछ कल पुर्जे खराब होंगे या उसकी जो गिरावट होती है वो उसमें से घटा दी जाएगी। तो कैपिटल कंजप्शन अलाउंस का अभिप्राय क्या है? प्लांट, इक्विपमेंट और रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर आने वाला मूल्यह्रास। इस सीसीए को हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में घटा देंगे तो हमें नेट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हो जाएगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैपिटल आई होता है और नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो स्मॉल आई है। यानी अगर आपको नेट इन्वेस्टमेंट याद करना है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस सीसीए, और इसी सीसीए को ग्रॉस बिजनेस सेविंग में से घटा देंगे तो आपको नेट बिजनेस सेविंग प्राप्त हो जाएगी। अगर ग्रॉस बिजनेस सेविंग माइनस सीसीए तो क्या आ जाएगा? नेट बिजनेस सेविंग आ जाएगा। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा? जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन,
यानी मूल्यह्रास। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बाजार कीमतों पर ज्ञात करने के लिए बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाएगा। मूल्यह्रास को घटा दिया जाएगा। अगला कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस और जीएनपी एट फैक्ट्री कॉस्ट में क्या फर्क है। जीएनपी एट मार्केट प्राइस का मतलब है कि जो बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है, और जीएनपी एट फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है, कौन कौन सी चीज़ें शामिल नहीं होती है। तो देखिए, जीएनपी एट मार्केट प्राइस जो है वो है इनडायरेक्ट टैक्स डिफरेंस बिटवीन बायर्स पे एंड सेलर्स रिसीव, यानी खरीदने वाला व्यक्ति जो भुगतान करता है वो और बेचने वाला व्यक्ति जो प्राप्त करता है उनका जो अंतर जो होगा वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है, जो कि एक्साइज और सेल्स टैक्स होता है, यानी विक्रय कर के रूप में इसको शामिल किया जाता है। इस पर इनडायरेक्ट टैक्स ये हो गया। दूसरा होता है बिजनेस ट्रांसफर पेमेंट। बिजनेस गिफ्ट देती है, जो व्यवसाय होता है वो नॉन प्रॉफिट फाउंडेशंस को देता है, या कुछ राइट ऑफ्स जो है उनको भी वो गिफ्ट देता है, या उनके जो डेब्ट जो ऋण है उनके वो उसको राइट ऑफ करता है। तो वो तो दो चीज़ें हैं इसके अंदर शामिल की जा सकती है बिजनेस ट्रांसफर पेमेंट के अंदर। तीसरी चीज़ जो है वो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी है। ये कई किताबों के अंदर उपलब्ध नहीं होगा आपको कि ये क्या कंसेप्ट होता है, लेकिन ये वास्तव में बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इस प्रकार की चीज़ पूछी जा सकती है आपको। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी ये होती है कि जैसे जीएनपी की गणना दो तरीके से होती है, एक अकाउंट्स के हिसाब से और एक भुगतान के हिसाब से। तो डिफरेंस बिटवीन जीएनपी मेजर्ड बाय ऑन द इनकम, जो कि होता है टैक्स से, रिटर्न से, एसएससी से और कंपनसेशन ऑफ फंड्स से जो जोड़ होता है वो, यानी टैक्स कितना मिला, टैक्स रिटर्न्स कितने हैं, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन कितना है और कंपनसेशन फंड्स कितना है। और दूसरा होता है प्रोडक्ट साइड से। प्रोडक्ट साइड का मतलब सेल्स कितनी हुई, इन्वेंट्रीज कितनी हुई और शिपमेंट ऑफ डेटा कितना हुआ। तो ये दोनों कंसेप्ट एक दूसरे में बहुत भिन्न है। तो इन दोनों कंसेप्ट में जो अंतर आता है वो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी कहलाती है। नेट सब्सिडीज क्या है? ये गवर्नमेंट पेड बाय गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, सरकारी उपक्रमों को दी जाती है सरकार के द्वारा उनके जो नुकसान होते हैं उनको वहन करने के लिए। अब देखिए, ये तो तीनों चारों कंसेप्ट हो गए जो कि इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर किताबों के अंदर ये कंसेप्ट नहीं है, ये याद करने की बात है कि ये सब चीज़ें क्या होती है, इनसे ही ये कंसेप्ट बनता है। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है। जीएनपी एट फैक्ट्री कॉस्ट बराबर जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। एफएटैक्स कर को घटा दिया जाएगा। क्यों घटा दिया जाएगा? क्योंकि वो उत्पादन के साधनों को प्राप्त नहीं होता है। वो किसको प्राप्त होता है? सरकारी खजाने में जमा होता है, सरकार के पास चला जाता है। इसलिए साधन लागत पर जीएनपी ज्ञात करने के लिए हमें इनडायरेक्ट टैक्स को घटाना पड़ता है। माइनस बिजनेस ट्रांसफर पेमेंट्स। बिजनेस ट्रांसफर पेमेंट्स ये भी उसको प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये किसको दिया जाता है? ये तो गिफ्ट दिया जाता है, जो कि नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन से उनको गिफ्ट दिया जाएगा, या उस फर्म का जो डेप्ट है उस डेप्ट को फाइनलाइज किया जाएगा, यानी उसको ऑफ किया जाएगा, राइट ऑफ किया जाएगा उसको। तो ये दोनों चीजें जो होती है वो उत्पादन के साधनों को नहीं मिलती है। प्लस नेट सब्सिडीज, ये तो स्टैटिस्टिकल ये तो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी है ही है, लेकिन नेट सब्सिडी जो होती है वो उत्पादन के साधनों को प्राप्त होती है, इसलिए उसको इसके अंदर जोड़ा जाता है। और एनएनपी एट फैक्ट्री कॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा? जीएनपी एट फैक्ट्री कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, यानी जीएनपी एट फैक्ट्री कॉस्ट में अगर हम डेप्रिसिएशन को घटाएंगे तो आपको एनएनपी एट फैक्ट्री कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा। वैसे जीएनपी एट फैक्ट्री कॉस्ट कैसे ज्ञात किया जाएगा? जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस बिजनेस ट्रांसफर पेमेंट्स माइनस स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी प्लस नेट सब्सिडीज। सब्सिडीज इसके अंदर जोड़ा जाता है मुख्य रूप से। क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि ये उत्पादन के साधनों को प्राप्त होती है। इस सब्सिडी से उत्पादन के साधनों को फायदा होता है, इसलिए इसको इसके अंदर जोड़ा जाता है। धन्यवाद।